नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2018 के लिए जो हम एक टेस्ट सीरीज़ चला रहे थे उसको फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं और आप उसका आंसर्स देते हैं। यूट्यूब पे ये चलता रहता है। आज उसी कंटिन्यूएशन में आधुनिक भारत का ये टेस्ट नंबर 9 है। कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस फिलहाल कम है इस टेस्ट में, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन के अंदर कई तरह के क्वेश्चंस बनेंगे आपको एग्जाम में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो टेस्ट है एज इट इज़ वही क्वेश्चन पूछ लेंगे। लेकिन अगर आप ढंग से एक्सप्लेनेशन सुनोगे, ढंग से एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे आप, तो क्वेश्चन भले ही कुछ हो, लेकिन अगर वो लोग घुमा के भी देते हैं तो आप लोग उसे कर पाओगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मुकदमों की सूची दी गई है। अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उनके तिथ्यानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। पहला है लाहौर मुकदमा, दूसरा है काकोरी मुकदमा और तीसरा है मेरठ मुकदमा। ऑप्शन है 132, 123, 231 या 312। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद अपना आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, इसका आंसर है C231। अब 231 में क्या है? यहाँ पे पहले आता है काकोरी, उसके बाद आता है मेरठ मुकदमा और तीसरा आता है लाहौर मुकदमा। ठीक है, अब पहले तो हम इसकी डेट पढ़ेंगे और उसके साथ एक्सप्लेनेशन ये देखेंगे कि एक है क्या क्या। देखिए, काकोरी में क्या हुआ था। लखनऊ के पास, लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर ही एक जगह का नाम है काकोरी है, उसे काकोरी कहते हैं। और 9 अगस्त 1925 के दिन, 9 अगस्त 1925 के दिन उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डाली गई थी। 8 डाउन ट्रेन पे डकैती डाली गई और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब लोग इसमें जुड़े हुए थे। तो ये 8 डाउन ट्रेन है ये। और काकोरी का जो हुआ था कांड, इसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। 9 अगस्त 1925 की ये बात है। उसके बाद दूसरा जो आता है दोस्तों, वो आता है आपका मेरठ कॉन्स्टिट्यूंसी। मेरठ साजिश कह सकते हैं या मेरठ केस कह सकते हैं। देखिए, हुआ क्या था। ये बात हो रही है मार्च 1929, मतलब मार्च 1929 की हो रही है। मेरठ में क्या हुआ दोस्तों कि कुछ लोग जो आपको ये फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये लोग जिसका नाम बड़े फेमस लोग हैं, जैसे आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, बड़े फेमस लोग हैं, जिसमें से ये ऐसे डांगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डांगे का एक न्यूज़पेपर चलता है, मैंने टेस्ट में बताया था डांगे का न्यूज़पेपर कौन सा है, आप वो देख सकते हैं। मुजफ्फर अहमद बहुत बार आते हैं, ठीक है, इनका नाम कई बार आपको सुनने को मिल जाएगा। ये लोग क्या थे? ये लोग थोड़ा सा कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, ठीक है। और जो ज़ार की क्रांति हुई थी आपकी रशिया में, और उसके बाद जो कम्युनिज्म रशिया में आया, उससे बहुत प्रभावित हुए थे। और ये लोग चाहते थे कि ये इंडिया में भी इसी तरह की कुछ चीज़ चले। जो ब्रिटेन था वो कम्युनिज्म के बहुत खिलाफ था, ठीक है, और उनको डर था कि ये जो लोग हैं, ये लोग भी इंडिया में कम्युनिज्म ला के माहौल को ख़राब कर सकते हैं। इन लोगों के खिलाफ जो केस दायर किया गया, और मार्च 1929 में इनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि ये लोग रेलवे में हड़ताल करने का कोशिश कर रहे थे। ट्रेड यूनियन के है ना, भारतीय रेल हड़ताल के आयोजन के लिए 3 अंग्रेज सहित कई ट्रेड यूनियनों को गिरफ्तार किया गया, ठीक है। इसमें कई लोग, कुछ अंग्रेज भी थे इसके अंदर, आप देखेंगे, ठीक है। तो वो सब गिरफ्तार किया गया। इनको ऐसा लगा कि ये लोग भी यहाँ माहौल ख़राब, कम्युनिज्म लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, उसको रोकने के लिए किया गया। ये था मार्च 1929 में। उसके बाद हुआ आपका 8 अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल आता है, 1929 आता है, जिसमें भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में केंद्र विधानमंडल पर बम फेंक दिया। देखिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों केंद्रीय विधानमंडल में जाते हैं और वहाँ पर ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, 2 तरह के बिल को पास कराने की साजिश की जा रही होती है। बिल क्या थे? देखिए, मोटा मोटा समझते हैं कि बिल जो थे उसमें जो पब्लिक से या ट्रेड यूनियन से या एम्प्लॉयज से हड़ताल करने का अधिकार छीना जा रहा था, पब्लिक सेफ्टी के नाम पर, ठीक है, ट्रेड के नाम पर ये करा। तो ये चीज़ को भगत सिंह को लगा कि ये चीज़ समझ नहीं पाएंगे ये लोग पब्लिक, और इसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा धमाका किया जाए। तो बिना बारूद वाला या बिना
बहुत तीखे हथियारों वाला बम फेंका गया, और इसको कहते हैं 8 अप्रैल 1929 में, यह है लाहौर कॉन्स्टिट्यूंसी का केस है, ठीक है। लाहौर मुकदमा चला, इस पर चलता है। इनफैक्ट देखिए लाहौर मुकदमा इस एक चीज़ और जुड़ा हुआ है जिसमें सॉन्डर्स मर्डर केस होता है। सॉन्डर्स मर्डर केस में इसमें क्या होता है कि सॉन्डर्स को लाला लाजपत राय के इसमें देखिए 1927 में आपका आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के खिलाफ लाला लाजपत राय और बहुत सारे लोग जिसमें भगत सिंह भी थे, वो लोग साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, क्योंकि साइमन कमीशन में जितने भी लोग थे, मेंबर्स थे, वो सब अंग्रेज थे, कोई इंडियन नहीं था, ठीक है। और साइमन कमीशन का क्या काम था, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसको रिव्यू करना और उसको समीक्षा करना था। अब इंडियंस को लगता था कि यार ये जो अंग्रेज सब आएंगे, ये लोग हो सकता है सही रिव्यू ना कर पाएं, क्योंकि सब अंग्रेज हैं, इसके अंदर कोई भी इंडियन नहीं है। इसके लाला लाजपत राय वगैरह ने किया, हड़ताल करते हैं, और जब लाठीचार्ज होती है तो पुलिस के डंडे से लाला लाजपत राय का सर फट जाता है और उनकी डेथ हो जाती है कुछ दिनों बाद। इसी चीज़ का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने सॉन्डर्स नाम का एक पुलिस अधिकारी था, उसकी हत्या कर देते हैं, और जिसको हम लाहौर केस के बारे में से भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय भगत सिंह बच जाते हैं, लेकिन 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानमंडल बम फेंक कर माहौल को थोड़ा सा और टेंस बना देते हैं। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा यानी चटगांव आर्मरी रेड आयोजित की थी? लक्ष्मी सहगल ने, सूर्य सेन ने, बटुकेश्वर दत्त ने, या JM सेनगुप्त ने? दोस्तों 1931 वगैरह के आसपास की बात है, ये 1930-31 की बात है। इसमें सूर्य सेन, ये चटगांव कहाँ पर है? बंगाल में, अब तो बांग्लादेश में चला गया। वहाँ पर एक सूर्य सेन नाम के बंदे थे जिसका नाम मास्टरदा था, गांधीवादी रहते थे, लेकिन बाद में थोड़ा सा उनको गांधी विचारधारा से थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुए, और 19 अप्रैल 1930 में सूर्य सेन अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए IRA में चटगांव स्थित सरकारी शस्त्रागारों पर हमला कर दिया। मतलब जो भी चटगांव में आर्मरी थी, यहाँ पे हथियार रखे जाते थे, वहाँ उसको लूटा गया, और इसमें उन्होंने अपने स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी हेल्प काफ़ी ली थी, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चटगांव आर्मरी किसमें थी, तो वो सूर्य सेन, ये सूर्य सेन है। सूर्य सेन ने एक चीज़ और स्टार्ट की थी, वो था इंडियन रिपब्लिक आर्मी, IRA की स्थापना की थी। IRA की स्थापना की चटगांव में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्र संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई, जो कौन सा बंदा था जिसका भूख हड़ताल करते समय डेथ हो जाती है, वो थे भगत सिंह, विपिन चंद्र पाल, जतिन दास या SC बोस। तो दोस्तों जेल में रहते हुए, भूख हड़ताल करते हुए सिर्फ एक बंदे की डेथ का होती है, इनमें से वो थे जतिन दास। जतिन दास की डेथ हो जाती है। 64 डेज तक वो भूख हड़ताल करते हैं, और 64 डेज बाद उनकी बॉडी कोलैप्स हो जाती है, और 13 सितंबर 1929 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये भूख हड़ताल क्यों कर रहे थे दोस्तों? ये भूख हड़ताल कर रहे थे, भगत सिंह और इनके साथियों को लगता था कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स अलग होते हैं और क्रिमिनल्स अलग होते हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स वो होते हैं जिनको, जैसे कि जो हड़ताल कर रहे हैं, इस तरह के जो कार्य करते हैं, जो सरकार विरोधी होते हैं, पर इसमें हिंसा वगैरह शामिल नहीं होती है, उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स कहा जाता है। और भगत सिंह कहता था कि मैं पॉलिटिकल प्रिजनर ही हूँ, क्योंकि हमने किसी की हत्या नहीं की, ये तो हमें वही सुविधा मिले जो एक पॉलिटिकल प्रिजनर को मिलती है, जैसे कि न्यूज़पेपर, खाना, ये सब चीज़ें, अच्छा खाना, ठीक है। तो ये बात मानी नहीं जा रही थी, और इसके खिलाफ आपका भगत सिंह और उनके दोस्तों ने भूख हड़ताल करते हैं, और 64 डेज के बाद जतिन दास इसमें कोलैप्स हो जाते हैं। निष्क्रिय विरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने निष्क्रिय विरोध, पैसिव रेजिस्टेंस का सिद्धांत दिया है? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। देखिए, निष्क्रिय विरोध जो है, असल में दो लोगों ने कहा है, दो लोगों की फिलॉसफी रही है। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है एक्टिव रेजिस्टेंस, एक होता है पैसिव रेजिस्टेंस। एक्टिव का मतलब यह है कि कोई किसी चीज़ की, आप किसी भी व्यक्ति की बात आपको पसंद नहीं आई और आपने उसके मुंह पे ही बोल दिया, जैसा है कि भैया तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ठीक है, एक्टिव रेजिस्टेंस। एक होता है कि आप पैसिव रेजिस्टेंस, मतलब कि आपको वो बात पसंद नहीं है, लेकिन आप कुछ हिंसा नहीं करोगे, आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हो अपनी बातों से कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो सुधार किया जाए।
तो इसको कहते हैं पैसिव रेजिस्टेंस, लेकिन आपकी बात मानोगे नहीं, ठीक है। इसमें जो दो लोग जुड़े हैं वो है महात्मा गांधी और अरविंद घोष। इन दोनों ने ही असल में पैसिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। महात्मा गांधी और अरविंद घोष तो दोनों राइट हो सकते हैं। यहाँ फिलहाल हम बात करेंगे अरविंद घोष की बात करेंगे। अरविंद घोष ने एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया था, वंदे मातरम। अरविंद घोष थोड़ा सा पहले आपका एक क्रांतिकारी थे, और अभी आगे पढ़ेंगे एक केस में फंसे भी थे, क्रांतिकारी थे और एक केस में फंसे भी थे। उन्होंने अपना न्यूज़पेपर भी निकाला, वंदे मातरम, ठीक है। बाद में ये उन्होंने पॉलिटिक्स मतलब राजनीति से संन्यास लेकर अपना पौंडीचेरी में अपना एक आश्रम खोल लिया था, ठीक है। अब ये क्या केस था, या जो एक चीज़ पूछी भी जाती है अरविंद घोष के उसमें लेकर कि जो मैंने कहा ना कि पौंडीचेरी में एक आश्रम खोल लिया, वो तो अलग हो गई। फिर एक हुआ क्या कि 30 अप्रैल या हेमचंद्र कानूनगो, एक व्यक्ति का नाम है हेमचंद्र कानूनगो, ने पेरिस में एक रूसी से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। एक हेमचंद कानूनगो ने किसी तरह से रूस में जाके एक अपनी ट्रेनिंग की और 1908 में कलकत्ता स्थित मणिका तल्ला में बम बनाने के हेतु कारखाने बना दिया। 1908 में मणिका तल्ला में बम बनाने का कारखाना बनाते हैं। जो उसके बाद उसी समय क्या होता है कि 30 अप्रैल 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। बम फेंका, लेकिन जो मजिस्ट्रेट थे वो बच जाते हैं, उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम फेंका मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड पे। साथ में क्या हुआ कि किंग्सफोर्ड के हमले के बाद मणिका तल्ला पर छापे मारा गया। मतलब कि जब इन दो लोगों ने बम फेंक दिया, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने, तो उसके बाद पुलिस हरकत में आई और उन्होंने हर जगह छापेमारी करना स्टार्ट की और मणिका तल्ला पर छापा मार कर 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें बीरेन घोष और अरविंद घोष भी शामिल थे। बीरेन घोष और दोनों का नाम कई बार एग्जाम में आता है कि कौन अलीपुर षड्यंत्र केस में शामिल है, वो है आपका बीरेन घोष और अरविंद घोष, ठीक है। बीरेन घोष और उसके बाद अरविंद घोष जब रिहा होकर आते हैं तो फिर वो उन्होंने फिर पॉलिटिक्स से विदा लेकर वो संन्यास के चले जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में, जो कन्वोकेशन होता है उनका जिसमें एक डिग्री वगैरह मिलती है, दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर को पर गोली चलाई थी। 4 ऑप्शन है आपके, शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास और कल्पना दत्त। तो दोस्तों बीना दास ने 1932 में अपना जो उनका दीक्षांत समारोह हो रहा था उस समय उन्होंने गवर्नर पर गोली चला के एक बहुत बड़ा काम किया था। ये बीना दास आंसर है, ठीक। किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन किसी भी क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं, ये किसने कहा था? भगत सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, सचिंद्र नाथ ने या भगवती चरण बोरा ने? तो दोस्तों आलोचना और स्वतंत्र चिंतन क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं, ये भगत सिंह ने कहा है। दोस्तों भगत सिंह के बारे में क्वेश्चंस जनरली बन जाते हैं, थोड़ा मैं डिटेल में कवर करना चाहता हूँ कि जब मैंने जैसे आपको बताया कि साइमन कमीशन जब आया उस समय उसके विरोध में लाला लाजपत राय और भगत सिंह वगैरह पार्टी ने मिलकर सबको इसका विरोध किया था। उसमें ही आपका लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, उनको चोट लग जाती है पुलिस वाले के डंडे से। और भगत सिंह उस समय भारत नौजवान सभा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी आता है मैच द फॉलोइंग वगैरह क्वेश्चन में कि भारत नौजवान सभा इसे कौन बिलोंग करता है? तो भगत सिंह इससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, सॉन्डर्स को हत्या कर दी थी 30 अक्टूबर 1928 में। इसे लाहौर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कहा जाता है। फिर 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करते हुए केंद्र विधानमंडल पर उन्होंने बम फेंक दिया, ठीक है। भगत सिंह ने पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद असल में एक कविता थी जिसे मौलाना हसरत ने लिखा था। मौलाना हसरत की कविता को इंकलाब जिंदाबाद लिखा उन्होंने था मौलाना हसरत ने, और जो एक इसको नारा जो था इंकलाब जिंदाबाद ये भगत सिंह ने दिया है। फिर केस चला 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों को फांसी दे दी गई थी सॉन्डर्स मर्डर केस में। जो बम फेंका था उस पर कुछ नहीं मिला था। सॉन्डर्स मर्डर केस जो 1928 में उन्होंने किया था उस पर उनको 1931 में इनको 23 मार्च 1931 में इनको फांसी दे दी थी। दोस्तों एक कोर्स चल रहा है यूपीपीसीएस 2018 और 2019 के लिए। 18 के लिए प्री और मेंस के लिए बैच चल रहा है
जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल के लिए PDF फाइल और डेली टेस्ट दिए जाएंगे। इसकी फ़ीस जो है 500 रुपीज़ पर मंथ की फ़ीस है। आप मुझे 8317040152 पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं और इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स रहेगा। जो 2019 में बैच में देना चाहते हैं वो भी मुझे कॉल करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। अभी 11 तारीख को ही एक नया बैच स्टार्ट किया गया है। मैच द फॉलोइंग दोस्तों हैं। सूची ए में अभिनव भारत है, मित्र मेला, ये सावरकर यहाँ इधर आ गया, ठीक है, GD सावरकर का आ गया। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, अभिनव भारत, मित्र मेला, इंडियन रिपब्लिक आर्मी और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है। और उसमें VD सावरकर, JD सावरकर, SN सान्याल और S सेन, सूर्य सेन। जैसे मैच द फॉलोइंग से आप रोक लीजिएगा, उसके बाद आप अपना आंसर दीजिएगा। मैं फटाफट बता देता हूँ आपको दोस्तों। अभिनव भारत से JD सावरकर हैं, जो VD सावरकर के भाई हैं, गणेश सावरकर, ठीक है। मित्र मेला VD सावरकर यानी B का 1 हो गया। इंडियन रिपब्लिक आर्मी जैसे मैंने अभी बताया था IRA के कौन है साथ में, सूर्य सेन, 4 है, C का 4 है। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, उसके कौन है, SN सान्याल। देखिए 2 चीज़ें थी, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, SN सान्याल उसमें थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल ये सब वगैरह थे। एक था HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। जो सोशलिस्ट शब्द था वो भगत सिंह के कहने पे जोड़ा गया था। इसके चंद्रशेखर इसके प्रेसिडेंट रहे थे। तो HSRA अलग था, HRA अलग था, ठीक है। तो आंसर है इसका D, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर मित्र मेला इन्होंने गठित किया 1899 में, ठीक है। और इसको बाद में अभिनव भारत समाज के नाम से भी कहा जाता है, ठीक है। नासिक षड्यंत्र केस बड़ा इंटरेस्टिंग केस रहता है, जिसमें अभिनव भारत के, ठीक है, जो विनायक दामोदर सावरकर थे वो मित्र मेला जुड़े हुए थे। और उसके बाद अभिनव भारत के सदस्य थे अनंत लक्ष्मण करकरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी। अनंत लक्ष्मण करकरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड से जुड़े लोगों पर नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया, जिसमें सावरकर के भाई गणेश भी शामिल थे, जिन्हें आजीवन कारावास दिया गया। तो इसको नासिक षड्यंत्र केस कहा जाता है। अनंत लक्ष्मण करकरे ने जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की है और इसमें उनके VD सावरकर के भाई गणेश सावरकर जुड़े हुए थे। और जो विनायक दामोदर सावरकर है, उन्होंने मित्र मेला स्टार्ट किया था। दूसरा ये मैच द फॉलोइंग है। सूची ए में चटगांव आर्मरी रेड, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति या कूका आंदोलन। सूची 2 है कल्पना दत्त, गुरुराम सिंह, विक्रम दामोदर सावरकर या अरविंद घोष। दोस्तों जैसे आपको पता चटगांव आर्मरी रेड, चटगांव वाला उसमें कौन जुड़ा हुआ था, उसमें आपका सूर्य सेन थे, लेकिन सूर्य सेन के एक दोस्त और थी जिनका नाम है कल्पना दत्त, वो जुड़ी हुई थी। तो A का 1 है। नीचे D का जो कूका आंदोलन है वो उसमें गुरु राम सिंह जी जुड़े हुए हैं, D का 2 हो गया है। फिर अभिनव भारत है और अभिनव भारत से VD सावरकर और अनुशीलन समिति से अरविंद घोष, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर है इसका आंसर है A, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो सूर्य सेन थे, सूर्य सेन की पार्टी में जो 2 महिला क्रांतिकारी थी, जिनका नाम था कल्पना दत्त और दूसरे का नाम था प्रीतिलता वाडेकर, ये दोनों थी सूर्य सेन से जुड़ी हुई थी। चटगांव आर्मरी रेड से दोनों जुड़ी हुई हैं, ठीक है। फिर कूका आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो ये पंजाब में शुरू हुआ और 1860 से 70 के बीच में चला। इसमें 3-4 नेता जुड़े थे, जिसमें से स्टार्ट जो किया था भगत जवाहर मल सियान साहब जिसने कहा था, उसका नाम सियान साहब, भगत जवाहर मल, ठीक है। कई बार ये भी पूछा था भगत जवाहर मल के बारे में पूछ लिया जाता है। फिर एक बालक सिंह कुछ दिनों के लिए बने, उसके बाद राम सिंह कूका ने इसको लीडरशिप दी थी। असल में एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था और सिख पंथ में व्याप्त बुराइयों का अंत करने के लिए, सिख पंथ में व्याप्त बुराइयों का अंत करने के लिए ये कूका आंदोलन शुरू हुआ। कूका में क्या था, इसके लोग कूकते थे, मतलब कू कू करके आवाज़ निकालते थे एक दूसरे तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए। पंजाब में शुरू हुआ, पश्चिमी पंजाब में शुरू हुआ। भगत जवाहर मल, बालक सिंह और राम सिंह कूका इसके लीडर थे और 1860 से लेकर 70 के बीच में चला। अगला क्वेश्चन, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किसने किया? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, एनी बेसेंट, BG तिलक, MK गांधी या श्याम जी कृष्ण वर्मा। दोस्तों लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का जो स्टार्ट किया था
वो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में 3-4 पॉइंट और भी समझने वाले हैं, वो समझ लेते हैं कि 1905 में इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की है। तो ये इंडिया से बाहर रह के वो लोग थे जिन्होंने इंडिया से बाहर जाके इंडिया की आज़ादी के लिए बहुत सारा काम किया। उसमें श्याम जी कृष्ण मेनन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। इनका दूसरा था, इनसे जो क्वेश्चन जुड़ के आता है वो है इंडियन सोशोलॉजिस्ट नाम की इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, इंडियन सोशोलॉजिस्ट, ठीक है। फिर एक इन्होंने पेरिस में ही इन्होंने एक इंडियन हाउस की स्थापना की थी, घर था जिसका नाम था इंडियन हाउस, इसकी स्थापना की है। और इस इंडियन होम रूल सोसाइटी से वी.डी. सावरकर, हरदयाल और मदन लाल ढींगरा भी जुड़े हुए थे, ठीक है। वी.डी. सावरकर, हरदयाल और मदन लाल ढींगरा ये लोग भी इंडियन होम रूल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। वह कौन था जिसने गदर पार्टी की स्थापना की? लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या बरकतुल्लाह? तो दोस्तों जो गदर पार्टी की स्थापना की है उसमें सब नाम आता है आपका लाला हरदयाल का। लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की। देखिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देते हैं। अर्ली 20th सेंचुरी में, मतलब 1901 1902 के बाद में कहते हूँ मैं, अर्ली 20th सेंचुरी में थोड़ा सा इंडिया में जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था इतना मजबूत ना होने के कारण बहुत ज़्यादा गरीबी आई और जॉबलेस लोग बहुत हो गए, लोगों के पास जॉब नहीं थी। तो बहुत सारे लोग अमेरिका और कनाडा जाके बसने के मूड में जाते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग सिख होते हैं। अब चूंकि सिख जो थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था अंग्रेज़ों का 1857 की विद्रोह में, और उनकी जो आर्मी में भी सिर्फ सिख लोग काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की हुई थी। तो उनको लगता था जिस तरह से ब्रिटेन के लोग जो इंडिया में काफ़ी उनको अप्रिशिएट करते थे, उस तरह से जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होंगी, मतलब वो कंट्रीज़ जहाँ पे अंग्रेज का शासन होगा वहाँ पर भी उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन चूँकि कनाडा में कई तरह के कानून बनाए गए कि जो इमिग्रेंट्स थे वो ना आ सकें, जैसे इंडियंस लोग या एशिया के और लोग भी ना आ सके। तो बहुत सारे लोग फिर अमेरिका गए और अमेरिका बसते हैं, और अमेरिका में भी उनको दिक्कत आती है बहुत तरह की। तो वहाँ पे जाके फिर अमेरिका में बसने के बाद फिर ये लोग उसके खिलाफ इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं। इसमें जुड़े हुए कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि गदर पार्टी 1913 में इस्टेब्लिश की जाती है। अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों ने इसका आंदोलन चलाया, और इसमें 1-2 क्वेश्चन और भी थे। 1907 में रामानाथ पुरी ने सर्कुलर ए हिंद नाम की एक पेपर निकाला, सर्कुलर ए हिंद, रामानाथ पुरी। और दूसरा आता है वैंकूवर यानी से तारकनाथ दास, उन्होंने फ्री हिंदुस्तान नाम की एक पत्रिका चलाई, फ्री हिंदुस्तान, ठीक है। गदर पार्टी से जो जुड़े हुए थे लोग गदर असल में किताब, एक पत्रिका का नाम था, और जो अंग्रेजी उर्दू मराठी पंजाबी में छपती थी। और असल में इसका नाम था हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, जिसको बाद में उसकी जो पत्रिका थी गदर पत्रिका उसके नाम से जाना गया। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो सोहन सिंह भागना थे। जो फाउंडर्स में आपका ये सब आते हैं, लाला हरदयाल वगैरह आते हैं, लेकिन उसमें प्रेसिडेंट थे वो सोहन सिंह भागना थे। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका नाम की इन्होंने एक एसोसिएशन चलाई थी। और इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम का भी स्थापना की थी। युगांतर आश्रम की भी स्थापना की है, कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है उस समय इस गदर पार्टी को लगता है कि बहुत अच्छा मौका है कि ब्रिटिश लोग जो हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फंस गए हैं, तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर थोड़ा सा वो चाहते थे कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए जिससे कि देश आज़ाद हो पाए। तो वो लोग पंजाब के जो प्रांत है वहाँ पे काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और काफ़ी मोबिलाइज करते हैं लोगों के, जिससे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आंदोलन बनाया जाए, लेकिन वो असफल हो जाते हैं। ये सब पूरा दोस्तों है, इसको पढ़ लीजिएगा रोक के। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके क्वेश्चंस कितने ज़्यादा सही हुए, कितने गलत हुए, मुझे इसमें रिप्लाई कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन के बारे में आपकी क्या राय है, क्या ऐसी एक्सप्लेनेशन दिया जाए कि या नंबर या क्वेश्चन देके आपका बस टेस्ट लिया जाए, इसका भी मुझे राय दीजिएगा। बाकी इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है इस कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा इसमें। और फिलहाल इसके लिए अभी तक इतना ही है। अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।